हेलो और नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे 2015 का ईवीएस का पेपर। ये पेपर है फरवरी का, ठीक है। ये फरवरी में पेपर हुआ था, तो उसमें जो ईवीएस पोर्शन है आज हम उसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि प्रश्न किस तरह से बनते हैं, किस तरह से आते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ, तो आप उनको अच्छे से प्राप्त कर सकें और प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करते हुए अपनी जो है कमियां हैं, अपनी जो ताकत है उसको समझ सकें। क्योंकि हमको कोई भी एग्ज़ाम अगर देना है तो हमको अपनी कमी भी जानना बहुत ज़रूरी है और अपनी ताकत को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो कमी किस तरह से हो सकती है, हमारा कोई एक सब्जेक्ट जो है वीक हो सकता है, और ताकत क्या हो सकती है कि हमारा कोई सब्जेक्ट जो स्ट्रांग है तो हम उसको और अच्छे से स्ट्रांग कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने आप का इवेलुएशन, अपने आप का आकलन करते रहना चाहिए। तो अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। तो ये 4 कारण दे रखे हैं और हमको इन्हीं में से अपना आंसर चुनना पड़ेगा। पहला ऑप्शन कह रहा है पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते। तीसरा कह रहा है संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, और चौथा कह रहा है पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्लास 1 और 2 में हमको पर्यावरण की बुक यानी कि एनवायरनमेंट की बुक क्यों नहीं मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि बच्चे जो है संदर्भ युक्त अधिगम उनको प्राप्त हो सके, इस वजह से जो है उनके लिए जो क्लास 1 और क्लास 2 में जो है पर्यावरण की बुक नहीं रखी जाती है, जबकि उनके लिए जो मैथ्स और बाकी की जो बुक होती हैं उनको ही कहीं ना कहीं पर पर्यावरण के साथ जोड़ करके उसमें सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट दें। दूसरा कह रहा है विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया है और उसके बाद चर्चा करें। तीसरा कह रहा है विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। और चौथा कह रहा है विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्र बनाने के लिए फ्लैश कार्ड दिखाएं। तो हमको जो है हमारे देश के अंदर जो भोजन की विविधता है यानी सांस्कृतिक विविधता है ये पढ़ानी है। तो इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सबसे बेस्ट रहेगा। इसको एक बार हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। इसमें हम जो है अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में जो विद्यार्थी को एक प्रोजेक्ट दें। तो इसके तहत जो है बच्चा जो है हमारे देश में जो खाने की या भोजन की जो विविधता है उसके बारे में वो जान पाएगा, और ये तकनीक जो है या ये प्रोजेक्ट जो है बच्चे के लिए सर्वोत्तम विधि साबित होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है केवल इसे छोड़कर। तो यहाँ पर प्राथमिक कक्षाओं के लिए जो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जा रहा है उसमें सभी उपागमों का जो है हमको अनुपालन करना है, लेकिन किसी एक को छोड़ना है। तो ये 4 उपागम दे रखे हैं, इनमें से हमको किसको छोड़ना पड़ेगा। तो क्योंकि अगर हम पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहे हैं तो मूर्त से अमूर्त को हम रखेंगे, सरल से कठिन को भी रखेंगे और स्थानिक से वैश्विक की तरफ ही रखेंगे, लेकिन जो अमूर्त से मूर्त है इसको हम नहीं रखेंगे। तो इस वजह से इसमें पूछा गया था केवल इसे छोड़कर, तो हमको यही को ढूंढना है कि हमको किसको छोड़ना पड़ेगा। तो अमूर्त से मूर्त की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि केवल ऑप्शन नंबर 1 जो है केवल डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपके सामने कभी भी ऐसे प्रश्न आए तो आप उस प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इसमें दिया है केवल इसे छोड़कर, हमको किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। तो अमूर्त से मूर्त की ओर जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम जब भी पर्यावरण पढ़ाते हैं तो उसमें हम जो उपागम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे मूर्त से अमूर्त की ओर। पहले बच्चे को ऐसी चीज़ें बताएंगे कि जो वो जानता है, फिर जो है बच्चे को हम ले जाएंगे ऐसी चीज़ों की तरफ जो वो नहीं जानता है, उसी तरह से सरल से कठिन की ओर और उसी तरह से स्थानीय से वैश्विक की ओर। लेकिन अमूर्त से मूर्त की ओर जो है ये उपागम जो है बिल्कुल भी सही नहीं बैठेगा, इसीलिए हमको इसको छोड़ना पड़ेगा।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। इस तरह की तालिका जो है अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो ये बहुत ही ज़रूरी होती है और कुछ लोग इसमें अटक जाते हैं या नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा नंबर दिला सकती है तालिका। तो इसमें यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दाम रखे हैं। जून 2007 में जो है पेट्रोल का दाम 47 रुपये 74 पैसे था। दिसंबर में जो था 61 रुपीज़ और 33 पैसे था। फिर डीजल की अगर बात करें तो 35 रुपये 21 पैसे और 50 रुपये 51 पैसे था। तो ये दाम दे रखे हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5 के विद्यार्थी देवमीत ने अपनी नोटबुक में यह लिखा। तो ऑप्शन 1 कह रहा है कि पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। सेकंड कह रहा है पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। तीसरा कह रहा है डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन पर इस पर चलता है। और डी कह रहा है डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए। और यहाँ पर जो है हमको दो के पेयर में हमको इनमें से ऑप्शन चुनने हैं। तो यहाँ पर जो है साथ में परीक्षण और निष्कर्ष भी दे रखे हैं, यानी कि इन्फरेंस और ऑब्जर्वेशन। तो देवमीत ने जो पढ़ा तो उसके लिए सही आंसर हो जाएगा सी और डी, यानी कि डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। और डी है डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा कि सी तथा डी निष्कर्ष हैं। ठीक है, कि डीजल सस्ता है इसीलिए जो है गाड़ियाँ जो है सार्वजनिक गाड़ियाँ जो है जितनी भी हैं वो सारी डीजल पर ही चलती हैं। और डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, इस वजह से लोगों को जो ना डीजल खरीदना चाहिए बजाय कि पेट्रोल के। तो ऐसी गाड़ियाँ वो खरीदें क्योंकि वो उनके लिए बजट का भी काम करेंगे, तो इसके लिए डीजल वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको खरीदना चाहिए। तो ये उसका निष्कर्ष निकलेगा। फिर अगला प्रश्न है कक्षा 5 की अध्यापिका महिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं। सेकंड कह रहा है अधिकतम पौधों के नाम लिखना। थर्ड कह रहा है उनकी ऊंचाई, पत्तियां, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना। और फोर्थ कह रहा है समझना कि पौधों भी सजीव हैं। अब एक टीचर है महिका, वो चाहती है कि विद्यार्थी उसके आसपास के पौधों का अवलोकन करें। तो इसके लिए जो सार्थक जो अधिगम है उसके लिए कौन सी टेक्निक को वो यूज़ करे जिस वजह से बच्चे जो उस चीज़ को जान जाएं। तो इसमें थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वो जो बच्चे जो हैं पहले पौधे की ऊंचाई को भी जाने, उनकी पत्तियां, क्योंकि हर पेड़ पौधे की जो पत्तियां अलग होती हैं, किसी की छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है, किसी की नुकीली होती है, किसी की त्रिभुजाकार होती है। तो हर तरह तरह की पत्तियां, गंध, क्योंकि हर पौधे या फूल की गंध भी अलग होती है, और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना। तो ये जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इससे जो बच्चा जो है प्रोत्साहित होगा अपने जो भी पर्यावरण में उसको चीज़ दी गई है उसके लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेत उपयुक्त नहीं है? यहाँ पर नहीं जो है वो दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी एन अप्रोप्रिएट इंडिकेटर फॉर असेसमेंट इन ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। तो यहाँ पर पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन सा नहीं है। तो प्रश्न पूछना, यह न्याय और समानता का प्रति चिंता, थर्ड कह रहा है सहयोग, और चौथा कह रहा है स्मरण रखना। तो ये काफ़ी इजी आंसर है। तो सेकंड ऑप्शन की न्याय और समानता के प्रति चिंता करना जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन। अगर आप प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ा रहे हैं और इसका आकलन करना चाहते हैं तो उनमें से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त तो नहीं होगा? तो जो है न्याय और समानता के प्रति चिंता, क्योंकि ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं समाज में जो बैलेंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं कि समाज में जो डिफरेंस होते हैं, भेदभाव वाली चीज़ें हैं, उसके लिए ये प्रश्न जो है, ये पॉइंट जो है ठीक रहेगा, ना कि पर्यावरण पढ़ाते समय। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है जहां जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना। सेकंड कह रहा है आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग आंसर हो जाएगा। फिर है थर्ड कह रहा है यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और यह उस स्थान को शांतिपूर्वक अवलोकन करें।
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों को जो है उनको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए और वो जो है अपना सेफ्टी के साथ जो है वो सारी चीज़ों को अवलोकन करें, सारी चीज़ों को समझें। और फोर्थ कह रहा है कि क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना, प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा पूर्व साझा करना। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन था वो कहीं ना कहीं सही था, ठीक है, कि यह जानना है कि उसके बारे में सही जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना। लेकिन ये रॉन्ग इस वजह से हो जाएगा क्योंकि उससे भी अच्छा ऑप्शन जो है हमारे पास फोर्थ है कि अगर टीचर जाएगा तो किसी भ्रमण जाने से पहले वो क्रियाकलाप के लिए किस तरीके से शीट देता है, अपने आप शीट जो तैयार करके देता है कि बच्चे जो उसमें जो भी कुछ देखें उनके जो प्रश्न है वो उसी में ही लिख लें, ठीक है। अप्रमाणिक और सार्थक अध्ययन के लिए विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। तो ये सारी चीज़ें जो अगर यात्रा से पूर्व बच्चों को बता देता है कि आप उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर भी घूमने जा रहे हैं, तो उसके बारे में आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, आपको कौन कौन सी चीज़ें को जो है अपने संज्ञान में लाना चाहिए कि आप उन चीज़ों को ध्यान से देखें, समझें और बाद में उसके बारे में आपकी क्या राय है आप वो व्यक्त करें, या फिर आपका क्या प्रश्न है तो वो आप प्रश्न करें। तो इसके लिए अगर जो टीचर जो है पहले से बच्चों को इंडिकेट दे देगा कि आप जो है ये चीज़ें करें, तो ये जो है बच्चों के लिए सबसे सही जो है चीज़ रहेगी। तो इस प्रश्न का जो आंसर है तो वो ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। तो पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, सेकंड कह रहा है पाठों को आनंददायक बनाना और थर्ड कह रहा है भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना, फोर्थ कह रहा है कक्षा की विविधता की पूर्ति। तो सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना जो है इसके लिए एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि इसी वजह से जो है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में जो है हमको कहानियाँ और कविताओं को जो प्रभावी ढंग से उपयोग मिलता है कि बच्चे जो है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण जो है उनको मिल सके। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जल भाव, ठीक है, जल भाव को हम लोग इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, ठीक है, जलाभाव, सॉरी यहाँ पर जलाभाव यानी कि जल के अभाव के बारे में पूछा जा रहा है कि विषय में अपने कक्षा के 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, सेकंड कह रहा है यह पता करके उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है, थर्ड कह रहा है जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधियों का आयोजन करके, और फोर्थ कह रहा है बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। तो अगर आप प्राथमिक स्तर पर मानचित्रण सिखा रहे हैं तो कौन सा कौशल जो है बच्चे के अंदर जो है बढ़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है गणनाएं और अनुमान, सेकंड कह रहा है माप के अनुसार चित्रण करना, थर्ड कह रहा है सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी, और चौथा कह रहा है साफ सुथरा रेखांकन। तो अगर आप बच्चे को मानचित्रांकन के बारे में बताते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जो जानकारी है वो उसके अंदर डेवलप होगी, उसके अंदर विकास होगा। तो ये जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 की सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, इस पौधे में पत्तियां हैं, इन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, तो यह पौधा है। तो पहले बता दिया गया कि पौधे की जो पत्तियां हैं इससे सब्जी भी बनती है और इस पौधे के जो बीज है उससे तेल बनता है। तो इनमें से कौन सा है? वेरी इजी क्वेश्चन। तो सरसों का पौधा जो है, इस सरसों की जो पत्तियां हैं इसका साग बनता है, सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, और सरसों का जो बीज आता है उसको हम लोग जो भी करते हैं पीस करके जैसे भी उससे तेल निकालते हैं, मुझे क्या कहते हैं वो नहीं ध्यान आ रहा, लेकिन जो है सरसों के बीज से जो है तेल निकलता है। तो सरसों जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाले रोगों का समुच्चय है। तो मच्छरों से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। तो मच्छरों से जो रोग होता है वो होता है चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। ये 3 रोग जो है मच्छर के काटने से होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। अब अगला प्रश्न है कि किसी राज्य के मानचित्रण के एक सिरे पर यह लिखा था कि एक स्केल
1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 110 मीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 110 मीटर के बराबर है। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी जो 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी क्या है। तो हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है, तो 9.7 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, तो 110 में से हमको 9.7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0, 11 सत्ते 77 के 7 हासिल लगा 7, 11 ने 99 और 7 106, ठीक है। और दशमलव लगा है तो एक काट देंगे तो हो जाएगा 1067, ठीक है। क्या हो जाएगा 1067 हमारे पास सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखते हैं तो यहाँ पर आंसर दे रखा है 2.01 किलोमीटर, फिर 11 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 1.07 किलोमीटर। तो अब जो है हम 1067 जो सेंटीमीटर हमारे पास आ रखा है, सॉरी मीटर आ रखा है, इसको हम किलोमीटर में चेंज कर देंगे। तो 1067 को जो हम 1000 से भाग दे देंगे तो 30123 यहाँ पर हम रख देंगे, तो यानी कि 1067 किलोमीटर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कांसा यानी कि ब्रॉन्ज के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है, और इसमें सही कथन भी चुनने हैं, यहाँ पर जो है हमको मल्टीपल कथन जो है वो चुनने पड़ेंगे। तो अब बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। तो ऑप्शन इसमें दे रखे हैं कि यह एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है, तो ऐसा तो नहीं है। फिर कह रहा है इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है, तो यस, हाँ, इसमें कॉपर एल्युमिनियम क्या कहते हैं, कांसा जो है कॉपर और टिन का जो है मिक्सचर है। थर्ड कह रहा है आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं, तो हाँ ऐसा है कि वो करते आ रहे हैं। हमने पूरा पाषाणिक नवपाषाणिक काल में ये चीज़ें पढ़ी हैं। अगर आपने हमारी एनसीईआरटी की वीडियोस नहीं देखी हैं, क्लास 6 की हिस्ट्री की मैंने करा दी हैं, और मैंने चैप्टर को भी बताया, साथ में जो है मैंने उसके जो नोट्स बनते हैं उनको भी बताया है। तो आपको एनसीईआरटी के नोट्स की भी चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो उसमें मैंने आपको ये दोनों चीज़ें बताई थी। तो बी और सी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी हम देखिए बी और सी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 में जो है बी और सी दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी और सी है। अब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप अभी तक हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, दैट मीन्स आपको जो हमारा जो प्रयास है, वीडियो जो है आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और इससे हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए इस तरह की वीडियोस और लाते रहें। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है परियोजना कार्य, सेकंड कह रहा है क्षेत्र भ्रमण, थर्ड कह रहा है जर्नल लिखना, और डी कह रहा है विचार मानचित्रण। अब यहाँ पर हमारे सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं A B C D, तो ये चारों ही हैं। तो A B C D इस क्वेश्चन के लिए जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये चारों ही जो है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के अध्ययन के लिए, आकलन के लिए अच्छे जो है उपकरण या तकनीकें मानी जाती हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्रण शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएँ। सेकंड कह रहा है शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। थर्ड कह रहा है शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों को उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। और फोर्थ कह रहा है अध्यापक द्वारा शामपट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। तो थर्ड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षार्थियों से की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं और वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। इसमें टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करेगा। इस वजह से क्या होगा, बच्चे जो है इंटरेक्ट होंगे, बच्चे जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें क्रिया के साथ जो है उसमें इंटरेक्ट होंगे और कार्य को करेंगे, मानचित्र को बनाएंगे। इससे वो जो है अपने जीवन में ढालते हुए मानचित्र को बनाएंगे, तो उनको एक अनुभव मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आकलन में सफलता प्राप्त करना। सेकंड कह रहा है विज्ञान के आधारभूत संकल्पनाओं यानी कि अवधारणाओं को समझना। थर्ड कह रहा है सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। फोर्थ कह रहा है क्रियाकलाप संचालित करना और कौशलों का विकास करना। तो क्वेश्चन पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो सीखने वालों को प्राकृतिक और
सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना जो है वो एकदम सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कौशल नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट कह रहा है निर्धारण, सेकंड कह रहा है निष्कर्ष निकालना, थर्ड कह रहा है अवलोकन और फोर्थ कह रहा है अनुमान लगाना। तो आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होगा? कुछ एफर्ट आप भी डालिए। तो आपके हिसाब से क्या आंसर होगा? आप लगाते रहिए, साथ साथ आप भी ऐसा करते रहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निर्धारण करना, ठीक है। कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा निर्धारण करना। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में जो है निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो ये कथन है ABCDE और उनमें से जो हमको सही कथन चुनना पड़ेगा। तो पहला कथन कह रहा है कि एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। तो हाँ, एकदम छोड़ देते हैं। सेकंड कह रहा है इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार का काट कर जला दिया जाता है। तो हाँ, ऐसा किया जाता है। थर्ड कह रहा है कि बीज बोने से पहले भूमि को गहरी जुताई की जाती है। तो ऐसा नहीं किया जाता है। और डी कह रहा है एक ही खेती में 3-4 भिन्न प्रकार की जो फसलें उगाई जाती हैं। तो ऐसा होता है। और ई कह रहा है आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों का कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। तो ऐसा नहीं किया जाता है। तो ये झूम खेती जो है मिजोरम में होती है। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ एक फसल काट दी जाती है एक जगह पर और फिर उस जगह को यानी कि उस खेत को जो है कुछ वर्षों के लिए ऐसा ही छोड़ देते हैं। फिर उसमें जो भी उस भूमि पर जो भी बांस और खरपतवार जो भी घास वगैरह उगती है उसको काट कर उसी के ही ऊपर जला देते हैं, ठीक है। और डी है कि एक ही खेत में 3-4 भिन्न प्रकार की जो है फसलें उगाई जाती हैं। तो A, B और D जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही दे रखा है A, B और D। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है A, B, D। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है राधा विभिन्न प्रकार की यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। तो एकदम सही। बी कह रहा है यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। तो ऐसा गलत है। सी कह रहा है सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। एकदम सही। और डी कह रहा है आरक्षण प्रक्रिया की समझ। तो गलत। तो ए और सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ए और सी हमारा सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। तो इसका कारण क्या है? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो अधिकांश पक्षी जो है के नेत्र स्थिर होते हैं और वो घूम नहीं सकते, इसी वजह से जो है वो अपनी गर्दन को हिलाते रहते हैं। और झटके से गर्दन कौन सा पक्षी हिलाता है? तो वो है मैना, ठीक है। NCERT के अकॉर्डिंग उन्होंने मैना दे रखा है, तो मैना ही पक्षी माना जाएगा। और कौन सा पक्षी जो है अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा लेता है? तो वह उल्लू, ठीक है। ये प्रश्न पक्षी की गर्दन और उनके घूमने से बनता है, तो मैंने आपको बता दिया बोनस में। अगला प्रश्न है कि रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना। सेकंड कह रहा है प्लास्टिक के थैले में रखना। और थर्ड कह रहा है रेफ्रिजरेटर में संचित करना। और फोर्थ कह रहा है अचार और आम पापड़ बनाना। ये जो चीज़ है मैंने आपको NCERT के नोट्स के टाइम पर बताई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है अचार और आम पापड़ बनाना जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। कि अगर रीना जो है आम को खाना पसंद करती है और वो उनको बहुत लंबे समय तक के लिए यूज़ करना चाहती है और उसको संरक्षित करके उसको यूज़ करना चाहती है, तो उसका जो है वो अचार बना सकती है और आम पापड़ बना सकती है। और ये जो चीज़ें हैं काफ़ी लंबे समय तक जो संरक्षित यानी कि प्रिजर्व रह सकती हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर यानी जंतु जो जिसके अग्र दांत यानी कि आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं। तो ये 4 जानवर हैं। तो गिलहरी जो है वो ऐसा करती है, उसके दांत जो है हमेशा आगे के दांत जो है वो हमेशा बढ़ते रहते हैं और इसी वजह से वो चीज़ों को काटती रहती है ताकि उससे जो है उसके दांत घिसते रहें और उसके दांत बड़े ना हो पाएँ। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा क्या हो जाएगी? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी। सेकंड कह रहा है बंजर हो जाएगी, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी, या फिर फोर्थ केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी रहेगी। अगर कोई किसान अपने खेत में जो है केमिकल वाली जो उर्वरक है
या कीटनाशक है, इन चीज़ों का प्रयोग करता है तो खेत के जो है बंजर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है केरल के निकटवर्ती राज्य हैं, तो कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, कर्नाटक और तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो आपके हिसाब से राइट आंसर क्या होगा, आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, अगर जिनको मानचित्र के बारे में पता है तो वो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अन्यथा जिनको नहीं पता है वो नहीं कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है, केरल के जो निकटवर्ती राज्य हैं वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। तो ऐसा जो है गोवा के लोग पसंद करते हैं। और अगर प्रश्न में ये पूछता नारियल तेल की बजाय सरसों के तेल में खाना पसंद करते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाता है जम्मू और कश्मीर में, क्योंकि वहाँ पर जो है नारियल नहीं पाया जाता है और गोवा के पास में जो है समुद्र किनारे है और यहाँ पर नारियल जो है अच्छे खासे पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न में एनसीईआरटी से ही है। यह रेगिस्तानी योग के बारे में निम्नलिखित कथनों को हमको जानना है। तो एक पहला कह रहा है रेगिस्तानी योग एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारे कक्षा के कमरे के लगभग अर्थात 4 मीटर होती है, तो सही है। बी कह रहा है इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी तक होती हैं, तो एकदम सही है। और सी कह रहा है इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है, तो एकदम सही है। और डी कह रहा है यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है, तो गलत, यह वृक्ष जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ए बी सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ए बी सी जो है हमको ऑप्शन नंबर 3 में मिलता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अब अगला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति जो है 2 जनवरी 2015 को मडगांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 7:45 बजे मडगांव से चली और अगले दिन यानी कि 3/1/2015 को 4:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इन दोनों के स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। तो ये सवाल जो है दे रखा है, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस के बेस पे है। तो यहाँ पर ट्रेन चली कब थी, 7:45 पे, और पहुंचती कब है, 4:45 पे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर ये ट्रेन पहुंचती 7:45 पे तो कितने घंटे होते, 24 घंटे। ठीक है, 24 घंटे होते, लेकिन ये पहुंची 4:45 पे, तो 3 घंटे वो पहले पहुंच गई है, तो 3 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। यानी कि ट्रेन को पहुंचने में दूरी में लगा समय 21 घंटे। अब हमको दे रखा है दूरी कितनी है, तो 1140 जो है वो दूरी है और समय कितना लगता है, 21 घंटे। अब इसको इससे हम काट देंगे तो राइट आंसर आ जाएगा 54 किलोमीटर। ठीक है, तो 54 किलोमीटर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसकी चाल हमको पता चल जाएगी। फिर अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल जो मध्य प्रदेश में है कि फिर रांची झारखंड और भ्रमण करना चाहता है, तो यात्रा की दिशा क्या होगी। तो ये जो है हम भारत का एक नक्शा ऐसे करके बनाते हैं, काम चलाओ। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये है। ठीक है, ऐसे करके भारत का नक्शा है। तो यहाँ पर दिल्ली है और भोपाल जो है बीच में पड़ता है, तो पहले वो नीचे आएगा, फिर यहाँ से वो कहाँ जाएगा, झारखंड की तरफ जाएगा। तो सबसे पहले वो किधर आए, दक्षिण दिशा की तरफ। क्या आपको पता है, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है। ठीक है, तो सबसे पहले वो किधर आया, सबसे पहले वो नीचे आएगा दक्षिण की तरफ, फिर वो सीधे जाएगा पूर्व की तरफ, दक्षिण और पूर्व की तरफ। तो यहाँ पर हम ऑप्शन को देखते हैं कि दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो ये जानवर दे रखे हैं छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि वे जहरीले होते हैं, सेकंड कह रहा है वे भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं, थर्ड कह रहा है उनके शरीर शल्क से ढके होते हैं, फोर्थ कह रहा है वे अंडे देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 की ये जो जितने भी जानवर हैं ये दे रखे हैं छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप, ये अंडे देते हैं। तो ये था हमारे सामने फरवरी 2015 का ईवीएस का पेपर। अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। अब मैं चलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।